ये मेहमान, हे भगवान, सासू माँ फोन पर है। अरे सोनिया बेटा, वो तेरे बुआ सास का बेटा है ना मिक्की, वो और उसकी बीवी नेहा तुम लोगों के घर रहेंगे कुछ दिनों के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे ज्यादा परेशान मत होना, तुम दोनों तो नौकरी करते हो, देख लेना वैसे। सोनिया सास का फोन तो रख देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पति राहुल को फोन करती है। अरे राहुल सुनो ना, मिक्की आ रहा है नेहा के साथ हम लोगों के घर। ओह, अरे क्या बात है, तो आज रात हम भाई मिलकर पार्टी करेंगे। अच्छा तुम एक काम करना, अच्छा खाने को बना देना। ओके। सोनिया को अभी ये अंदाजा नहीं था कि उन लोगों के घर जो आ रहा है वो कैसे उन लोगों की जिंदगी में भूचाल ले आएगा। अभी सोनिया ने फोन रखा ही था कि डोरबेल बजती है। सोनिया दरवाजा खोलती है कि सामने खड़े होते हैं नेहा और मिक्की। अरे भाभी भाभी, आप तो हो बिल्कुल मेरी माँ जैसी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आओ ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में? अरे नहीं भाभी, कैब कर ली थी ना। अच्छा वो जरा नीचे ना कैब वाला खड़ा है, 800 रुपये दे आइए ना प्लीज। नेहा चलो अंदर। कितनी थक गई हो तुम भी ना। सोनिया, जिसकी शादी मिक्की की शादी से सिर्फ 2 महीने पहले ही हुई थी, उन लोगों को देखकर हैरान सी रह जाती है। जी मिक्की भैया। वो कैब वाले को पैसे देकर आती है तो देखती है कि उसके कमरे में मिक्की और नेहा का सारा सामान बिखरा होता है। आइए, मैं आप लोगों को गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं भाभी? गेस्ट कौन है यहाँ? हम तो यहाँ किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे इस कमरे में। जॉइंट बाथरूम और टीवी लगा है तो यही रूम हमारे लिए ठीक रहेगा। अब हाँ नेहा, लेकिन ये हम लोगों का मास्टर बेडरूम है। अरे भाभी कोई बात नहीं, यहाँ का गद्दा भी ना कंफर्टेबल है, एसी भी ठीक ही लग रहा है। देखिए ना, हम इसी रूम में रह लेंगे, आप फिक्र ना करो भाभी। सोनिया बेचारी कहती भी तो क्या, वो किचन में खाने की तैयारी के लिए चली जाती है। शाम को सोनिया का पति आता है। ओए होए भाई, क्या बात है, शादी के बाद तो तुम बिल्कुल चेंज लग रहे हो। मिक्की क्या बात है भाई, तेरे तो मजे है। कब तक है तू हमारे साथ? बस देख, सेटल होने आया हूँ। तू तो जानता है छोटे शहर में कितनी कमाई होती है। हाँ हाँ, यहाँ रह, आराम से काम ढूंढ। मैं तो कहता हूँ नेहा भी पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ अच्छा कर सकती है। अब देखो सोनिया भी तो नौकरी करती है भाई, महानगर में तो गाड़ी तभी चलती है। मिक्की को भाई की बात जम जाती है। अगली सुबह। अरे ये मिक्की और नेहा कहाँ गए? कार लेकर गए हैं तुम्हारी, बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे। हे भगवान, ये क्या मजाक है यार, कल बता देना चाहिए था उसको कि कार ले जानी है। मैं ऑफिस समय से पहले निकलता, अब ऑफिस कैसे जाऊंगा? मैं नहीं जानती, दिन का खाना ना बाहर खा लेना। मैंने ऑफिस में आज की लीव डाल दी है। सुबह से उन लोगों के लिए नाश्ता और खाना बना रही थी, अब हिम्मत नहीं कर रही है। शाम को दोनों घर आते हैं। सोनिया और उसके पति के कमरे में जाकर जोर जोर से टीवी लगा लेते हैं। वो आज ना एक सीरियल बहुत अच्छा आने वाला है, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आज नहीं, आज तो कौन गाएगा गाना का फाइनल है। आज तो मैं ही टीवी देखूंगी। सोनिया गेस्ट रूम में आ जाती है। हे भगवान, कब तक ये दिन देखना है, अपने ही घर में बेगाने जैसे रह रहे हैं। सोनिया पति को फोन करती है। क्या है जी, कब जाएंगे ये लोग? अरे क्यों, क्या हो गया? अरे यार, न कमरा अपना न कार, मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। कोई बात नहीं, मैं बुआ से बात कर लेता हूँ कि इन लोगों को किराए में कहीं कोई अच्छी जगह दिला दे। अरे डोंट वरी डार्लिंग। रहने दो, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिन बाद बात कर लेना। सोनिया पति से बात करके सो जाती है, लेकिन शाम को जब वो किचन में जाती है तो किचन की हालत देखकर दंग रह जाती है। इतनी गंदी फैली रसोई किसने की? मेरे तो बस का ही नहीं इसे साफ करना। लेकिन यहाँ आया कौन था? मैं आई थी भाभी, वो मिक्की को ना केक खाने का मन था तो वही बनाया था। केक इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी, क्या बताऊं आपको। पूरा केक मिक्की खा गए, किसी के लिए नहीं छोड़ा। मुझे तो बस ना छोटा सा टुकड़ा मिला। बुरा मत मानना हाँ प्लीज। अरे नहीं नहीं, बुरा क्या मानना, मुझे तो वैसे भी मीठा कम पसंद है। सोनिया किचन की हालत और नेहा की बेशर्मी भरी बातों को पी जाती है और सोचने लगती है कि ये लोग जाएंगे कब। भाभी, वो आपकी जो रेड वाली साड़ी है ना, वो प्लीज आज मुझे दे दीजिए। मैं और मिक्की शाम को मेरी चाची के घर जा रहे हैं तो देर रात तक आएंगे।
तुम्हारी चाची यहीं रहती है तो कुछ दिनों के लिए उनके घर स्टे कर लो ना, उनको भी अच्छा लगेगा, वरना कहीं बुरा ना मान जाए। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं ना वहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ हाँ, मेरे रिश्तेदारों के साथ आप क्यों कंफर्टेबल फील करेंगे? ऐसी बात नहीं है नेहा, हम भाई एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। अरे तुम्हारी चाची के लिए जो कुछ तुम बताती हो उसे सुनने के बाद मैं कैसे उनके घर रुक सकता हूँ? नेहा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहती है, हाँ लेकिन सामने तो अच्छे हैं ना, हमें क्या करना भाभी कि वो पीछे क्या बोलते हैं। हाँ लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं भैया और भाभी के पास इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया और भाभी मेरे पीछे मेरी बुराई कभी नहीं करेंगे। ये बोलकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सोनिया उन लोगों के जाने के बाद अपना कमरा साफ करती है। अपना जरूरी सामान तो गेस्ट रूम में ले जाऊं। उसे पति की पुरानी फाइल मिलती है। सोनिया उसे खोलकर देखती है। अरे ये क्या, मिक्की भैया इन्हें हर महीने पैसे क्यों भेजते थे? वो पति को फोन लगाती है। सुनिए, ये मिक्की भैया आपको कॉलेज के समय में पैसे क्यों दिया करते थे? उधार लिया है क्या इन्होंने आपसे? अरे नहीं नेहा, दरअसल तुम जानती हो ना कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रहा करती थी। मिक्की ने ही अपने काम में लगाने वाले पैसों को मुझे देकर मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। मैं उन लोगों के घर ही रहा करता था, सारा दिन पढ़ता। मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े तक का ख्याल बुआ और मिक्की रखा करते थे। मैंने न जाने उन लोगों के बारे में क्या क्या सोच लिया। एक वक्त जब उन लोगों ने आपके लिए सब कुछ लगा दिया, आज हम लोगों की बारी आई तो हम इतना सोच रहे हैं। अच्छा है कि तुमने खुद ही इस बात को रियलाइज कर लिया। ये एक अच्छी बीवी की निशानी है जो पति की हर बात को समझ ले। कंकाल का रहस्य। चौरा गांव के खेतों में इन दिनों खुदाई का काम चल रहा था। असल में इसी गांव से होकर एक अच्छी सड़क गुजरनी थी, इसलिए यहाँ खुदाई शुरू की गई थी। अचानक एक दिन खुदाई करने वाली मशीन से कुछ टकराता है। बाद में जब खोजबीन की जाती है तो वहां से 2 कंकाल मिलते हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। आप लोगों को क्या लगता है ये किसके कंकाल हो सकते हैं? अरे साहब, हमें क्या पता ये किसके कंकाल है, आप ही लोग पता लगाइए। हम लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हाँ हाँ, हमारी फॉरेंसिक टीम अभी आ रही है। ये बताओ कि इस गांव के रहने वाला कोई जोड़ा गायब तो नहीं ना? क्योंकि शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि एक कंकाल किसी पुरुष का है तो एक किसी महिला का। साहब, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे कंकाल मिलने का मतलब गांव के आसपास ही किसी की हत्या हुई है या फिर किसी को जलाकर मार डाला गया है। हाँ साहब, हम अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। देखिए, आप लोगों की परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना होगा, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये किसके कंकाल है और इनकी हत्या किसने की। ठीक है साहब, गांव के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। हाँ साहब, पूरा सहयोग करेंगे। तो फिर ठीक है, हम अपनी जांच शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है कि ये कंकाल करीब 20 साल पुराने हैं, यानी 20 साल पहले किसी जोड़े की हत्या कर शव को यहाँ पर दबा दिया गया था। इंस्पेक्टर राघव, ये बताओ कि 20 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री क्या अब सुलझ सकती है? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, लेकिन अब सबूत और गवाह काफी मिट गए होंगे। मुश्किल तो होगी, लेकिन शायद किसी परिवार को इंसाफ मिल सके। इंस्पेक्टर राघव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी परिवार को तो इंसाफ मिलेगा ही और किसी को उसके किए की सजा भी मिलेगी। जी सर, मैंने तो जांच शुरू भी कर दी है। 20 साल पहले इस गांव के 2 जोड़े अचानक कहीं गायब हो गए थे। मैंने दोनों ही परिवारों के बाकी के सदस्यों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शहर गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन ये दोनों शव किस परिवार के सदस्यों के हैं, ये कैसे पता चल सकेगा? सर, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। आज शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। उसी शाम को सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही लाशें चौरा गांव के रहने वाले प्रधान सुल्तान सिंह के बेटे और बहू की है। लेकिन इनकी हत्याएं किसने की है,
ये कैसे पता लगेगा? इसी का तो पता लगाने की कोशिश में जुटा हूं सर। आज सुल्तान सिंह से मिलने भी जा रहा हूं। मेरा बेटा और बहू तो मेरे लिए सिर्फ यादों में ही रह गए थे। हमें उनकी लाशें तक नहीं मिल सकी थी। आज 20 साल बाद उनके कंकाल मिले हैं। मैं अब किसके लिए जीऊं? लेकिन सर, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? अपने बेटे बहू की हत्या के लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? अब मैं किसका नाम बोलूं? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। बस मेरे बेटे बहू को कोई वापस ला पाता। इसके बाद सुल्तान सिंह फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। सर, अब आप इनका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। कम से कम इनका शरीर ना सही, इनका कंकाल तो आपको मिला है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ भी याद आए तो जरूर बताइएगा। मेरी तो बेटा अब उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बेटे और बहू के हत्यारों का जरूर पता लगाइएगा, क्योंकि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरा मन नहीं मानेगा। सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हत्यारे को पकड़ने की। लेकिन एक बात बताइए, उस वक्त आपको किस पर शक गया था? उस वक्त मेरे एक ड्राइवर को पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। अच्छा, और ड्राइवर पर कैसे शक हुआ था? क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर था। उस समय लेकिन लाश क्यों नहीं मिल सकी थी? उस वक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की थी, दोनों की डेड बॉडी नहीं मिल सकी थी। ठीक है, हमारी तफ्तीश चल रही है, मैं फिर आऊंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और सुल्तान सिंह अपने बेटे और बहू की याद में खो जाते हैं। कुछ दिन बाद, सुल्तान सर, एक बात बताइए, जब आपके बेटे बहू की हत्या हुई थी, उसी के आसपास आपके ही गांव का रहने वाला एक और जोड़ा उसी वक्त गायब हो गया था ना? अलका और अभिषेक, वो भी मेरे बच्चों जैसे ही थे। तो फिर वो कहाँ है? उनका भी आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन बताते हैं कि कुछ साल पहले अभिषेक को गांव के ही किसी आदमी ने मुंबई में देखा था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। यानी अभिषेक और अलका की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने किसी वजह से खुद ही गांव छोड़ दिया था। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभिषेक मेरे बेटे संतोष का अच्छा दोस्त था और उसका मेरे घर भी आना जाना लगा रहता था। हो सकता है कि उसने मेरे बेटे और बहू के बारे में सुन लिया हो और ये गांव छोड़ दिया हो सकता है। उनके परिवार का कोई अब नहीं रहता क्या इस गांव में? अब तो कोई नहीं रहता। एक चाचा थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया है। वो भी अब कहीं शहर में ही बस गए हैं। ओह, अभिषेक और अलका के बारे में भी पता लगाना होगा। हो सकता है कि वही इस हत्या के बारे में कुछ बता सके। हो तो सकता है, लेकिन वो बेचारे तो खुद ही वक्त के मारे थे, वो क्या बताएंगे। फिर भी सर, जब केस दोबारा खुला है तो जांच तो करनी ही पड़ेगी, और इस बार तो लाशें भी बरामद हुई है। कुछ दिन तक लगातार तफ्तीश चलती रही। एक दिन थाने से सुल्तान सिंह को फोन आता है। हाँ, कौन बोल रहा है? सर, मैं कांस्टेबल तुलाराम बोल रहा हूँ थाने से। आपको थाने आना पड़ेगा। थाने? लेकिन क्यों? सर, किसी की पहचान करवानी है। अच्छा ठीक है, मैं दोपहर तक पहुँच। सुल्तान सिंह दोपहर में थाने पहुंचता है। कई पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। सर, आपके बेटे की हत्या का रहस्य आज शायद सुलझ जाए। अच्छा इंस्पेक्टर राघव, पर वो कैसे? सर, उस आदमी को देखिए, क्या वही अभिषेक है? सुल्तान सिंह की आंखों में हैरानी से आंसू आ जाते हैं। हाँ सर, यही अभिषेक है। ये आपको कहाँ से मिला?
सिर्फ अभिषेक ही नहीं बल्कि इसकी पत्नी अलका भी इसके साथ है। मैडम, जरा अभिषेक की पत्नी को लाइए। जैसे ही अलका को पेश किया जाता है, सुल्तान सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। सुल्तान सर, क्या हुआ आपको? आप अलका को देखकर गिर क्यों गए? सुल्तान सिंह सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये अलका नहीं, बल्कि ये तो मेरी बहू रितु है। पूरा थाना एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। क्या? इसके बाद हर किसी को 2 कंकाल और हत्या का रहस्य समझ में आ गया। अभिषेक और रितु ने मिलकर संतोष और अलका की हत्या की थी और लाश को जमीन के नीचे दबा दिया था। आज 20 साल बाद इस हत्या का रहस्य खुल सका था कि अवैध प्रेम संबंध में 2 मासूमों की जान गई थी।